हेलो 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 बच्चों, बाबू नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो बायोमोलिक्यूल का ये लास्ट लेक्चर आपके लिए रिकॉर्डेड आ रहा है। इसमें हम पीवाईक्यूज करेंगे और कुछ टेस्ट हैं बायोमोलिक्यूल के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना, लेकिन अगर आना चाहे तो सवाल आ सकता है, क्योंकि लैब मैनुअल में दे रखे हैं। नॉर्मल जो एनसीईआरटी होती है उसके अंदर नहीं है, लैब मैनुअल के अंदर है। और फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड सवाल एग्जाम में आ सकता है, तो वो हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आइए जरा। तो कहानी कुछ ऐसी है भाई साहब, आज की ध्यान से देखिएगा। थोड़ा रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ने का तरीका अलग होता है। आप जैसे ही मैं एक स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी, मैं साइड हट जाऊंगा, आप पॉज करेंगे और अगर सवाल होगा तो सवाल अटेम्प्ट करेंगे, थ्योरी होगी तो उसको लिख लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए। तो टेस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, और नीट के 10 साल के पिछले पीवाईक्यू करेंगे, और जेई मेन के लास्ट ईयर के पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल, उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, दो पार्ट में हम इसको कवर कर रहे हैं। पहले हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करेंगे और इसके बाद अमीनो एसिड का टेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट में पहला है मोलिस टेस्ट। बेटा सवाल कैसा आता है, अभी थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद आपको दिख जाएगा किस टाइप का सवाल आता है। सिंपल सवाल पूछे जाते हैं कि भाई साहब कौन सा टेस्ट कार्बोहाइड्रेट का है, कौन सा टेस्ट अमीनो एसिड का है, मोलिस टेस्ट में क्या होता है, निनाइड्रिन टेस्ट में क्या होता है, ब्यूरेट टेस्ट में क्या होता है, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मोलिस टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, है ना। ये बिल्कुल याद होना चाहिए किसके लिए कौन सा टेस्ट होता है। मोलिस टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। इसमें क्या करते हैं, 5% सॉल्यूशन होता है अल्फा नेफ्थॉल का। ठीक है, ये लैब में टेस्ट किए जाते हैं, है ना। अल्फा नेफ्थॉल बेटा ऐसा होता है। ठीक है, अल्फा नेफ्थॉल के साथ थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल वगैरह, या एसिडिक मीडियम के लिए हम H+ वगैरह भी डाल सकते हैं। तो अल्फा नेफ्थॉल में जब हम कार्बोहाइड्रेट डालते हैं, ठीक है, अल्फा नेफ्थॉल का 5% सॉल्यूशन लेकर इसमें जब कार्बोहाइड्रेट डालते हैं, कार्बोहाइड्रेट बेटा जब डालते हैं ना, तो पर्पल रिंग बन जाती है दो लिक्विड के जंक्शन पर, है ना। आपने अल्फा नेफ्थॉल और ETOH डाला, कार्बोहाइड्रेट डाला, तो दोनों के जंक्शन पर पर्पल रिंग आपको कुछ इस तरीके से दिख रही है, देखो। तो पर्पल रिंग बन जाती है यहां पर दो लिक्विड के जंक्शन पर। अगर ये पर्पल रिंग फास्ट बन रही है, पल्पल नहीं पर्पल ठीक है, अगर पर्पल रिंग फास्ट बन रही है तो मोनोसैकेराइड होता है, और स्लो बन रही है तो डाई या फिर पॉलीसैकेराइड होता है। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट टेस्ट देते हैं, मोनोसैकेराइड फास्ट बना लेता है, जल्दी से दिख जाएगा, है ना। आपने अल्फा नेफ्थॉल डाला, एसिडिक मीडियम डाला, और आपने इसमें कार्बोहाइड्रेट डाल दिया, तुरंत रिंग बन जाए तो समझ लेना मोनोसैकेराइड है। थोड़ी देर बाद बने, समझ लेना डाइसैकेराइड है। ठीक है, ये कहानी होती है। मैं साइड हट जाता हूं, आप पॉज करके ऑब्जर्वेशंस आपको ध्यान रखने हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ऑब्जर्वेशंस ध्यान रखने हैं ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये पर्पल रिंग बनती है, ठीक है, ये डायग्राम नहीं बनाना, बस लिख लो क्या यूज करते हैं। ठीक है, पॉज करो, डन। चलिए अगला, सेकंड नंबर पे है सेलिवनॉफ टेस्ट। सेलिवनॉफ टेस्ट यूज किया जाता है फ्रक्टोज के लिए, यूजुअली करते हैं। आपको सवाल पता है क्या मिलेगा कि भैया ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। तो एक टेस्ट तो आपने पढ़ रखा है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट से भी कर सकते हो, और दूसरा टेस्ट है सेलिवनॉफ टेस्ट। ठीक है, तो ये कीटोज के लिए यूज करते हैं, और आपके यहां पर एक ही कीटोज है जिसको तुम पढ़ते हो, और वो होता है फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज के लिए हम करते हैं। कैसे किया जाता है, दिस टेस्ट इज टू बी परफॉर्म। बेटा थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट होता है ना ये, तो उसको उस हिसाब से चलना पड़ता है। रिएक्शन वाला पोर्शन नहीं है कि आपने रिएक्शन लिखी और आंसर आ गया, थोड़ा थ्योरेटिकल है। एक बार आपको उसको अच्छे से रीड करना होगा, शॉर्ट में आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, बार बार इसको रिवाइज करते रहिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक, ये जो टेस्ट है ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, दिस टेस्ट इज टू बी परफॉर्म्ड व्हेन सैंपल गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद बेनेडिक्ट एंड फेलिंग, है ना। मतलब पहले ही वो फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट दे रहा हो, पहले ही फेलिंग बेनेडिक्ट दे रहा हो, उसके बाद में अगर कोई और कंफर्मेटरी टेस्ट आपको करना है तो आप सेलिवनॉफ टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, सेलिवनॉफ रिएजेंट ले लीजिए। सर ये सेलिवनॉफ रिएजेंट क्या होता है, ये होता है रिसोर्सिनॉल। सेलिवनॉफ रिएजेंट ले लीजिए, इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल, और रिसोर्सिनॉल होता है ऐसा, इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। ठीक है, आप टेस्ट ट्यूब में सेलिवनॉफ रिएजेंट ले लीजिए, लैब में अवेलेबल रहता है, तो आपने ले लिया, आपने इसको बॉईल करा 2 मिनट तक। ठीक है, आपने सेलिवनॉफ रिएजेंट को बॉईल करा 2 मिनट तक। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ रेड टू ऑरेंज कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज। ठीक, आपने सेलिवनॉफ रिएजेंट डाल दिया, फ्रक्टोज डाल दिया, तो आपको रेड से ऑरेंज कलर के बीच का कुछ दिख रहा होगा, तो आप समझ जाना कि भाई साहब ये फ्रक्टोज है। ठीक है, ये कीटोज है, फ्रक्टोज है। अगर कोई कलर नहीं आया, आपने 2 मिनट तक बॉईल करा, कोई कलर आया ही नहीं, अगर आ गया तब तो फ्रक्टोज है।
अगर कलर ही नहीं आया तो 5 मिनट और देते हैं, चलो देख लेते हैं और गर्म करके, ठीक है, और बॉईल करके देखते हैं। आपने 2 मिनट तक बॉईल करा, आपका रेड से ऑरेंज कलर आ गया, अब भाई साहब कलर ही नहीं आ रहा, तो 5 मिनट तक और बॉईल करते रहो। अगर हल्का ऑरेंज कलर आए, हल्का ऑरेंज या कोई कलर ना आए, तो ये ग्लूकोज की प्रेजेंस को दर्शाता है ना। 5 मिनट तक बॉईल करा, उसके बाद हल्का हल्का ऑरेंज दिख रहा है या फिर कोई कलर ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो ग्लूकोज होगा। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यहां पर यूज करते हैं इसको, ठीक है। पॉज करके नोट कर लेना, इसे पॉज करके नोट कर लेना। ऑब्जर्वेशन ध्यान रखिएगा, रेड से ऑरेंज कलर इसमें आता है, ठीक है। क्लियर है बात? चलूं आगे, मतलब आप पॉज करके नोट कर लेना। चलिए आइए, अगला है बारफोर्ड टेस्ट। बारफोर्ड टेस्ट किया जाता है, मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड ये टेस्ट देते हैं। क्या होता है? कॉपर 2+, ये थोड़ी थोड़ी फील देता है आपको फेहलिंग टेस्ट की, है ना। मोनोसैकेराइड अगर आप डालोगे तो रेड पीपीटी यहां पर बना करता है, कॉपर +2 जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है Cu2O यानी कि कॉपर +1 में, ठीक है। एसिडिक मीडियम, यहां एसिटिक एसिड लेते हैं। फेहलिंग में तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लेते हैं, ठीक है। बेनेडिक्ट में आप सोडियम सिट्रेट लेते हो, यहां पर क्या लेते हो? एसिटिक एसिड लेते हो। तो ये बारफोर्ड टेस्ट मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड देते हैं। मोनोसैकेराइड तेज देते हैं, डाइसैकेराइड स्लो देते हैं, ठीक है। मतलब कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज करते हैं। पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। आप देखिए किस तरीके से रिएक्शन होती है। अगर आपको रिएक्शन देखनी है तो आप इस तरीके से होती है, ठीक है। ये ग्लूकोज है, कॉपर +2 है, और Cu2O कॉपर +1 बन जाता है। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कॉपर +2 रिड्यूस हो जाएगा। जैसे फेलिंग टाइप से चलता था वैसा ही चलता है। कॉपर सल्फेट ब्लू सॉल्यूशन होता है, लेकिन जब टेस्ट हो जाता है तो रेड पीपीटी आ जाता है। अगर अगर कुछ ही मिनटों में आ गया, देखिए अगर रेड पीपीटी कुछ ही मिनटों में आ गया तो मोनोसैकेराइड, 3 मिनट के बाद आया तो डाइसैकेराइड। मतलब मोनोसैकेराइड तेज रिएक्शन करता है, डाइसैकेराइड स्लो रिएक्शन करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो आप पहले से जानते हो, बस एक बार याद दिला रहा हूं, एक बार याद दिला रहा हूं, आप जानते हो। बेनेडिक्ट टेस्ट आप जानते हो, ठीक है। ये रिड्यूसिंग शुगर देती है। ये कॉपर +2 से कहां चला जाता है? कॉपर +1 में चला जाता है, ठीक है। अगर मैं यहां पर इसकी रिएक्शन भी लिखना चाहूं तो ग्लूकोज मान लो, ग्लूकोज मान लो, तो ग्लूकोज क्या देगा? ग्लूकोनिक एसिड देगा बेटा, है ना। ग्लूकोज क्या देगा? ग्लूकोनिक एसिड देगा। और कॉपर जो है +2 से कहां चला जाएगा? +1 में चला जाएगा। रेड पीपीटी टाइप से आपका यहां पर दिखेगा आपको। बेनेडिक्ट टेस्ट आप पहले से जानते हो, आपने ये टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ रखा है। ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है और Cu2O दे देता है, ठीक है। नोट करना है तो आप लिख लीजिएगा इसको पॉज करके। रिड्यूसिंग शुगर देते हैं। ये दोनों टेस्ट भी आप पढ़ चुके हो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक साथ सारे टेस्ट लिखवा देता हूं, है ना। ये आप पहले से पढ़ चुके, लेकिन एक बार लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। टॉलरेंस रिएजेंट होता है सिल्वर नाइट्रेट अमोनिकल, ठीक। CHO ऑक्सीडाइज हो जाता है CO- में, मतलब ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिल्वर +1 जो है वो Ag का पीपीटी दे देता है। सिल्वर मिरर टेस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब टेस्ट ट्यूब पर सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है। फेलिंग टेस्ट की बात करें, ये भी रिड्यूसिंग शुगर देते हैं। कॉपर +2 जो है वो कॉपर +1 में कन्वर्ट हो जाता है, रेड पीपीटी आपको दे देता है। और यहां सॉल्ट क्या लिया करते हो? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसका नाम रोचल सॉल्ट होता है, ठीक है। रोचल सॉल्ट इसको कहते हैं अपन। क्लियर एकदम बात? पॉज करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ग्लूकोज क्या करेगा? ग्लूकोनिक एसिड बना लेगा और वहां सिल्वर डिपॉजिट होगा, यहां Cu2O का रेड पीपीटी आएगा। क्लियर है? और फेहलिंग और बेनेडिक्ट सेम सेम होते हैं, बस सॉल्ट का अंतर है। एक टेस्ट ये है, ये आपने बचपन में पढ़ा था, ब्लू ब्लैक कलरेशन आता है, ठीक है। ब्लू ब्लैक कलरेशन यहां पर आता है, स्टार्च का रिएक्शन होता है। ये स्टार्च आयोडीन के साथ स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स देता है ना। यहां क्या बनाता है? ये स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं। और एक्चुअल में आयोडीन नहीं, यहां पर क्या होता है? I2 जो है वो I- के साथ रिएक्ट कर लेता है। I2 लुइस एसिड और I- लुइस बेस के साथ लुइस बेस की तरह काम करता है। I3- बनता है। तो ये स्टार्च के मॉलिक्यूल के बीच में आयोडीन एडजॉर्ब हो जाता है। एडजॉर्ब मतलब सरफेस पर उसके आ जाता है। तो ब्लू ब्लैक कलरेशन यहां पर आता है, ठीक है। ब्लू ब्लैक कलरेशन यहां पर आता है, ठीक। तो ये स्टार्च का टेस्ट होता है, पॉलीसैकेराइड का टेस्ट होता है। क्लियर है बात? तो ये थे आपके कार्बोहाइड्रेट के, छोटे छोटे से हैं, बहुत बड़े नहीं है, 3 4 टेस्ट है बस। अब अमीनो एसिड के देख लेते हैं, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसलिए तो रिकॉर्डेड दे रहा हूं आपको कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। बस आप एक बार क्या है लिखकर देख लेंगे ना। मॉलिस टेस्ट हो गया, बारफोर्ड टेस्ट हो गया, सेलिवनॉफ टेस्ट हो गया, टॉलरेंस फेहलिंग पहले से ही पढ़ रखे, बेनेडिक्ट पहले से ही पढ़ रखा आपने, ठीक है। अभी आप सवाल देखना किस टाइप का आ सकता है आपके पेपर में, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है।
आइए अमीनो एसिड का टेस्ट देख लेते हैं। अमीनो एसिड के टेस्ट में पहला है ब्यूरेट टेस्ट, ठीक है। ब्यूरेट टेस्ट, ब्यूरेट टेस्ट, ठीक है। ब्यूरेट एक मॉलिक्यूल होता है, अभी मैं यहां बना दूंगा, पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। टेक प्रोटीन सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, लैब में आप जाएंगे, प्रोटीन का टेस्ट करना है, आप टेस्ट ट्यूब उठाएंगे सबसे पहले, है ना। लैब के अंदर जाएंगे, लैब का दरवाजा खोलेंगे ठीक, टेस्ट ट्यूब उठाएंगे, देखेंगे टेस्ट ट्यूब कहां है। टेस्ट ट्यूब तो पता ना क्या होती है, हाँ। टेस्ट ट्यूब उठाएंगे, उसमें प्रोटीन ले लेंगे, है ना, जो भी आप टेस्ट कराने चाह रहे हैं प्रोटीन का। प्रोटीन ले लिया, आप उसमें NaOH डाल दीजिए, 1 से 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डाल दीजिए, ठीक है। NaOH डाल दो और 1 से 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डाल दो। वॉयलेट कलर अगर आता है तो समझ लेना प्रोटीन है। आपने टेस्ट ट्यूब उठाया, प्रोटीन डाला, NaOH डाला और 1-2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डाल दी। अगर वॉयलेट कलर आ रहा है तो आप समझ लेना ब्यूरेट टेस्ट हो चुका है, ठीक है। ब्यूरेट टेस्ट जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड के लिए होता है, ठीक है। ब्यूरेट क्या होता है, ब्यूरेट ऐसा होता है NH2, ये ब्यूरेट का स्ट्रक्चर होता है, C डबल बॉन्डो NH, C डबल बॉन्डो NH2, इसको बोलते हैं ब्यूरेट, ठीक है, इसका नाम है ब्यूरेट। अब यहां ध्यान ये रखना है कि कॉपर सल्फेट को एक्सेस में नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है, क्यों नहीं डालना सर कॉपर सल्फेट को एक्सेस में, 1-2 बूंद क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि बेटा कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, तो आप दिक्कत में फंस जाओगे। आपका जो ऑब्जर्वेशन है भैया, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर था, आपने भारी मात्रा में डाल दिया, कलर तो ब्लू ही रहेगा। आपको पता कैसे चलेगा कि कलर चेंज हुआ, रिएक्शन हुई, आपको कैसे पता चलेगा? कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, आपने कॉपर सल्फेट भारी मात्रा में डाल दिया तो ब्लू का ब्लू ही कलर है, तो आपको ऑब्जर्वेशन थोड़ी पता चलेगा। तो ये ध्यान रखना है, नहीं तो ब्लू कलर दिखने लगेगा और आप पता ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट एक्सेस में नहीं डालना, 1-2 बूंदें डाल ली। अगर आपको रिएक्शन देखनी है तो कुछ इस तरीके से होती है। जो आपने कॉपर की 1-2 बूंदें डाली थी तो उसमें जो कॉपर 2+ आयन है, कॉपर 2+ आयन है, ये कॉपर 2+ आयन इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। आपने NaOH डाला था ना, तो NaOH क्या कर रहा होगा, देखो NaOH क्या कर रहा होगा, देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH से करवाऊं तो क्या होगा, OH- एक बेस है और ये जो है ये एसिड की तरह काम करेगा, तो ये बना लेगा NH2, C डबल बॉन्डो N नेगेटिव, C डबल बॉन्डो NH2, और ये जो N नेगेटिव है ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा कॉपर 2+ को। तो यही तो बनाया अपन ने, देखो ये जो N नेगेटिव है ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है कॉपर 2+ को। इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये वॉयलेट कलर का होता है। याद नहीं रखना, बस दिखा रहा हूं कि कैसे होता होगा, ठीक है। ये वाली बात आप नोट कर लीजिए पॉज करके, ये वाली बात आप नोट कर लीजिए। टेस्ट ट्यूब लीजिए, प्रोटीन डालिए, NaOH डाल दिए, कॉपर सल्फेट डाल दीजिए 1-2 बूंद, वॉयलेट कलर आ जाएगा, ब्यूरेट टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। प्रोटीन का टेस्ट होता है ये, डन। अच्छा ये टेस्ट और कौन कौन दे सकता है, ये टेस्ट यूरिया भी दे सकता है, ठीक है। ये टेस्ट पेप्टाइड बॉन्ड के लिए भी होता है, ये टेस्ट प्रोटीन के लिए भी होता है। प्रोटीन में तो बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे, अगर आप कोई पेप्टाइड बॉन्ड वाला भी अमीनो एसिड लेना चाहते हो तो भी दे देगा ये, यूरिया लेना चाहते हो तो भी दे देगा ये, है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो N नेगेटिव बना रहा है ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टेस्ट देखिए, ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। ऐसे अमीनो एसिड जिनके पास एरोमेटिक रिंग होती है वो ये टेस्ट देते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट किसके लिए होता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए होता है। एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए ये टेस्ट होता है, ठीक है। आप क्या करोगे, यहां सिंपल सी रिएक्शन नाइट्रेशन होती है, आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बेंजीन का नाइट्रेशन करा लेते हो, बस यही कहानी है। HNO3 में अगर बेंजीन का नाइट्रेशन कराना है तो NO2+ देगा और NO2+ क्या कर देगा, नाइट्रेशन कर देगा, तो एरोमेटिक अमीनो एसिड नाइट्रेशन करेगा, है ना, बस वही कहानी है। तो आप क्या करेंगे, HNO3 प्रोटीन में ऐड कर देंगे, एक व्हाइट PPT बनेगा, है ना, व्हाइट PPT बनेगा। अब इस सॉल्यूशन को बॉईल करते हैं, बॉईल द सॉल्यूशन एंड कलर चेंजेस टू येलो। पहले व्हाइट कलर था और उसका कलर बॉईल करने पर येलो हो जाएगा। अब कूल कर लेंगे, उसको ठंडा कर लेंगे और NaOH डाल देंगे, ठीक है, मतलब बेसिक कर देंगे इसको, NaOH डाल दो, अमोनिया डाल दो, ठीक है, इसको अल्कलाइन बना देते हैं, कलर चेंज हो जाता है ऑरेंज। तो हमें पता चल जाता है कि भैया प्रोटीन का ये टेस्ट है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिनमें व्हाइट कलर आता होगा, तो हमें कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन भी चाहिए कि जो अलग दिखाए इस टेस्ट को, है ना। मान लो व्हाइट कलर आ रहा है, आप पता थोड़ी कर पाओगे, व्हाइट कलर का मतलब एक तरीके से कलरलेस सॉल्यूशन दिख रहा होगा, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि हां सच में कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक है। ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन कंटेनिंग एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है। वही कहानी है, बेंजीन रिंग इन द अमीनो एसिड इज नाइट्रेटेड by heating with HNO3 forms yellow nitro compound which turns to orange color with alkali, है ना। तो ऑब्जर्वेशन ध्यान रखिएगा, व्हाइट कलर होता है जब रिएक्शन कराते हो,
कलर चेंज होता है येलो में, और अल्कलाइन कर देते हो तो ऑरेंज कलर हो जाता है। तो ये ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट है। किसके लिए होता है? एरोमेटिक अमीनो एसिड। किसके लिए? एरोमेटिक अमीनो एसिड। किसके लिए? एरोमेटिक अमीनो एसिड। पॉज करके आप लिख सकते हैं इसको। क्लियर? चलें आगे। अगला देखिए निनहाइड्रिन टेस्ट। निनहाइड्रिन टेस्ट क्या होता है? ये सभी प्रोटीन देते हैं, है ना, ये सारे प्रोटीन टेस्ट देते हैं जब प्रोटीन को बॉईल करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ निनहाइड्रिन के साथ। सर ये निनहाइड्रिन क्या होता है? निनहाइड्रिन ऐसा दिखता है। निनहाइड्रिन ऐसा दिखता है, एक 6 की रिंग होती है और यहां 5 की रिंग होती है, ऐसा दिखता है निनहाइड्रिन। ठीक, ऐसा दिखता है निनहाइड्रिन। ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहां होती है, और ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें जेमिनल डायोल एग्जिस्ट करते हैं। आप सोचो, मैंने आपको पूरी ऑर्गेनिक में क्या बताया कि जेमिनल डायोल अनस्टेबल होते हैं, पानी निकल जाता है, लेकिन कुछ जेमिनल डायोल स्टेबल होते हैं, उनमें से एक निनहाइड्रिन है। ठीक है, तो ये वाला कार्बन 2 OH रख रहा है। आपके दिमाग में आ सकता है सर पानी क्यों नहीं निकाला? बेटा पानी इसलिए नहीं निकाला क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो वाटर निकल नहीं पाता, स्टेबल होता है ये। ठीक है, तो निनहाइड्रिन में वॉयलेट कलर बनता है। ठीक है, आपने क्या करा? प्रोटीन डाला, निनहाइड्रिन डाला, वॉयलेट कलर बन जाता है, और वॉयलेट कलर वाले कंपाउंड का नाम है रूहमेंस पर्पल। इसका नाम है रूहमेंस पर्पल। ये सारे प्रोटीन रूहमेंस पर्पल बनाते हैं सिवाय एक प्रोलीन। क्यों? क्योंकि प्रोलीन ही ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें 2 डिग्री अमीन होता है, बाकी सभी प्रोटीन में 1 डिग्री अमीन होता है। आप सोच लो, आपने 20 अमीनो एसिड याद किए थे, 20 अमीनो एसिड याद किए थे, प्रोलीन सिर्फ इकलौता ऐसा है जो 2 डिग्री अमीनो एसिड रख रहा है, बाकी सारे 1 डिग्री हैं। तो सारे इस टाइप का टेस्ट देंगे, है ना, मतलब ये वॉयलेट कलर बनाएंगे, और येलो कलर बनेगा प्रोलीन में, येलो कलर प्रोलीन में बनेगा, है ना। रिएक्शन लिखी हुई है, याद नहीं करनी, बस देख लो कि कैसे होता है। निनहाइड्रिन जो है वो इस तरीके का कंपाउंड बनाता है। ठीक है, इस तरीके कंपाउंड बनाता है। ठीक, और ये जो है प्रोलीन के साथ इस तरीके कंपाउंड बनाता है। मतलब आपको याद नहीं करना, बस दिखा रहा हूं ऐसे कंपाउंड बनते हैं, इनको बोलते हैं पर रूमेंस पर्पल। ठीक, ये वाला येलो ऑरेंज होता है, ये वाला। ठीक, ये होता है ब्लू पर्पल। ठीक है, वॉयलेट कलर। इसको याद नहीं करना आपको, इस तरीके से दिखता है ये वॉयलेट दिखता है, और ये थोड़ा सा येलो ऑरेंज टाइप से दिखता है। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। किसके लिए यूज करते हैं ध्यान रखिएगा। ये सभी अमीनो एसिड टेस्ट देते हैं, सारे प्रोटीन ये टेस्ट देते हैं, सभी अमीनो एसिड ये टेस्ट देते हैं। प्रोलीन के केस में थोड़ा अलग मामला चलता है, येलो ऑरेंज बनता है, बाकी सब में रूमेंस पर्पल वॉयलेट कलर होता है। डन। इसको ना आप शॉर्ट में लिख लेना। आप क्या करना, मैं आपको तरीका बताता हूं, ये जितने भी टेस्ट हैं, है ना, अभी तो अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं। आप क्या करिएगा, आपकी तरफ से मैं बता देता हूं आपको क्या करना है। आप यहां ऐसे टेबल बना लीजिएगा, एक पेज में काम हो जाएगा आपका। इधर लिखिएगा टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और यहां लिखिएगा टेस्ट फॉर अमीनो एसिड, है ना, अमीनो एसिड या प्रोटीन्स। ठीक है, और आप क्या करिएगा, एक एक लाइन में बस लिख लीजिए किस किस के लिए यूज करते हैं। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट में मॉलिस टेस्ट पढ़ा था, ठीक है, आपने सेलिवनॉफ पढ़ा था, ठीक है, बारफोर्ड टेस्ट हो गया। समझ गए बात? इस टाइप से इनकी छोटी छोटी से ऑब्जर्वेशन जो है, ऑब्जर्वेशन लिख लीजिएगा यहां पर क्या है ना। आपने बेनेडिक्ट देखा, आपने टॉलेंस देखा, फेलिंग देखा, इस तरीके के स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स वाला देखा, तो इस तरीके से लिख लीजिएगा, है ना। यहां पर आपने देखा ब्यूरेट टेस्ट देखा, ठीक है, आपने यहां पर देखा निनहाइड्रिन टेस्ट। इस टाइप से आप ऐसे लिखते जाइएगा और ऑब्जर्वेशन लिख दीजिए किस में क्या बनता है। ठीक है, तो एक पेज में ही आपका काम हो जाएगा। चलिए भाई आगे चलता हूं मैं। अगला है मिलन्स टेस्ट। ठीक है, एक लास्ट और है मिलन्स टेस्ट। मिलन्स टेस्ट में क्या होता है, प्रोटीन सॉल्यूशन में मिलन्स रिएजेंट डाल देते हैं तो पिंक कलर आता है। सर ये मिलन्स रिएजेंट क्या होता है? मिलन्स रिएजेंट होता है मर्क्यूरिक नाइट्रेट, HgNO3 होल ट्वाइस, एंड नाइट्राइड भी होता है। मर्क्यूरिक का नाइट्रेट भी होता है, नाइट्राइड भी होता है, और नाइट्रिक एसिड और HNO2 भी होता है। लिटिल अमाउंट ऑफ HNO2 होता है, मतलब ये चारों होते हैं। ये मिलन्स रिएजेंट होता है ओवरऑल। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। मर्क्यूरिक का नाइट्रेट, मर्क्यूरस का नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड और ट्रेसेस ऑफ, मतलब छोटा थोड़ा बहुत अमाउंट HNO2 का होता है। तो ये आपका पिंक कलर दे देता है। ठीक है, पिंक कलर दे देता है। तो ये होता है मिलन्स टेस्ट। पॉज करके नोट कर लो, फिर सवाल देख लो एक बार। मेन तो देखो सर सवाल है, सवाल देख लोगे आइडिया लग जाएगा क्या पूछा जा सकता है। ठीक है,
आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आइए देख, आपने पॉज करके नोट कर लिया था ये वाला, ठीक है। चलिए सवाल देख लोगे तो आप समझ जाओगे क्या खेल है। एम्स 2019 में सवाल आया हुआ है, विच इज द केमिकल टेस्ट फॉर स्टार्च। ठीक है, देखो कई चीजें ना बेटा आसान होती हैं, कई चीजें आसान होती हैं, उसको आसान ही रहने दो। जबरदस्ती ये सारी चीजें 10 घंटे तक पढ़ने के बजाय है 2 पेज या 1 पेज में खत्म कर दो, यही तो आना है। ठीक है, चलिए भाई, स्टार्च कौन सा बताइए, केमिकल टेस्ट फॉर स्टार्च, आयोडीन। स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाता है। निनहाइड्रीन टेस्ट किसके लिए होता है, अमीनो एसिड या प्रोटीन के लिए। बेनेडिक्ट टेस्ट कार्बोहाइड्रेट देता है, टॉलरेंस टेस्ट कार्बोहाइड्रेट देता है, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर ये देते हैं। अगला सवाल, प्रोटीन गिव्स ब्लू कलर विद, बताओ ब्लू कलर किसके साथ बनाता है प्रोटीन। पहली बात तो प्रोटीन होना चाहिए है ना, प्रोटीन होना चाहिए। आप पॉज करके ट्राई करते जाना, ठीक, पॉज करके ट्राई करते जाना। पहली बात प्रोटीन होना चाहिए। तो भाई साहब एक बात बताओ, बेनेडिक्ट रिएजेंट तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट होता है, रिड्यूसिंग शुगर देते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन जो है, आयोडीन सॉल्यूशन प्रोटीन का नहीं होता, ये किसका होता है, पॉलीसैकेराइड का, स्टार्च का टेस्ट होता है। अब निनहाइड्रीन बचा और आपका ब्यूरेट टेस्ट बचा, ठीक, निनहाइड्रीन बचा और ब्यूरेट टेस्ट बचा। अब मुझे बताओ ब्यूरेट टेस्ट और निनहाइड्रीन टेस्ट में क्या अंतर है। निनहाइड्रीन टेस्ट में बनता है रूमेंस पर्पल, आपने बनाया था रूमेंस पर्पल वॉयलेट कलर का, और ब्यूरेट टेस्ट में आपने कॉपर 2+ वाला याद करो, मैंने बोला था कि कॉपर को एक्सेस में अवॉइड करना है। ये देखिए कॉपर एक्सेस में अवॉइड करना है, नहीं तो वो ब्लू का ब्लू ही हो जाएगा। देखो, केयर मस्ट बी टेकन दैट एक्सेस ऑफ कॉपर सल्फेट इज नॉट एडेड, अदरवाइज ब्लू इंस्टेड ऑफ वॉयलेट कलर। ठीक है, तो आपका आता क्या है, वॉयलेट कलर आता है, वॉयलेट कलर आता है। और यहां क्या कह रहे हैं, यहां क्या कह रहे हैं, वॉयलेट कलर आता है। यहां क्या कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं कि भैया ब्लू कलर आना चाहिए। तो अब आप बताइए इन दोनों में से कौन सा लेंगे। अब निनहाइड्रीन टेस्ट और ब्यूरेट टेस्ट में हमें बेस्ट चूज करना है, क्योंकि ये भी वॉयलेट कलर देता है, समझना जरा बात को, और ये भी वॉयलेट कलर देता है, दोनों ही वॉयलेट कलर देते हैं। अब सुनिएगा, निनहाइड्रीन टेस्ट आप किसके लिए करा रहे थे, अलग अलग टाइप के डिफरेंट अमीनो एसिड। आपने यहां पर रूमेंस पर्पल लिखा था एक, सही बात है, तो ये वाले 1 डिग्री अमीनो एसिड वाले देते हैं रूमेंस पर्पल वॉयलेट कलर, और प्रोलीन जो होता है, प्रोलीन जो होता है 2 डिग्री, ये येलो ऑरेंज टाइप से देता है। ठीक है, और ये अमीनो एसिड का होता है। ब्यूरेट टेस्ट देता है, ये ऑल प्रोटीन्स देते हैं। ठीक है, ऑल प्रोटीन्स देते हैं। तो इन दोनों में से मुझे चूज करना है। मतलब ब्लू कलर लिखा, आप बोलोगे सर वॉयलेट, मतलब ब्लू वॉयलेट ही होना चाहिए, यहां पर ब्लू वॉयलेट लिख लेता हूं मैं। ठीक है, तो अब बेस्ट ऑप्शन कौन सा चूज करोगे बेटा, निनहाइड्रीन और ब्यूरेट में आपको ब्यूरेट टेस्ट चूज करना होगा। क्यों चूज करना होगा बताओ, क्यों चूज करना होगा मैं बताता हूं। निनहाइड्रीन जो है वो अमीनो एसिड्स के टेस्ट है, और अमीनो एसिड के पॉलीमर जब बनते हैं तब जाके प्रोटीन बनता है। तो बेस्ट ऑप्शन चूज करना ब्यूरेट। मान लो सवाल में ब्यूरेट नहीं दिया होता, सवाल में ब्यूरेट नहीं दिया होता तो क्या करते, सवाल में ब्यूरेट नहीं दिया होता तो हम निनहाइड्रीन चूज करते, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। मान लो मेरे पास यहां सपोज सुक्रोज दे देते, तब कोई ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास। ठीक है, तो थोड़ा सवाल की भावनाओं की कदर करके भी चलना है। ठीक, चलिए आगे चलता हूं। ब्यूरेट टेस्ट इज यूज फॉर, किसके लिए यूज करते हैं ब्यूरेट टेस्ट, प्रोटीन्स के लिए यूज करते हैं। आप दोनों में अंतर समझे क्या इन दोनों में। देखो अब ये आगे वाला सवाल आपको क्लैरिटी दे जाएगा। देखो ये देखिए, ब्यूरेट टेस्ट किसके लिए करते हैं, प्रोटीन के लिए करते हैं, सही बात है। और यहां पर क्या कह रहे हैं आपसे, यहां कह रहे हैं प्रोटीन के लिए कौन सा ब्लू वॉयलेट कलर देता है, वहां वॉयलेट लिख लेना, ब्लू वॉयलेट लिख लेना, है ना। तो अब निनहाइड्रीन और ब्यूरेट में मुझे चूज करना था, तो ऑब्वियसली ब्यूरेट चूज करता मैं। अगला बताओ, ये हो गया, ब्यूरेट टेस्ट प्रोटीन के लिए यूज करते हैं। अगला देखो जरा, मॉलिस टेस्ट रिएजेंट क्या है। ऑप्शन को पढ़ के थोड़ा समझना क्या है। मॉलिस टेस्ट में होता है अल्फा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल नहीं होता, अल्फा नेफ्थॉल होता है। तो पहला आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान सवाल होते हैं, बस आप एक बार सवाल पढ़ लेना, थोड़ा ऑप्शन से सोच लेना कि क्या कहानी होने वाली है। अगला, मिलन्स टेस्ट किसके लिए होता है, मिलन्स टेस्ट, मिलन्स टेस्ट याद करें जरा, प्रोटीन के लिए होता था, सबसे लास्ट में पढ़ा था अपन ने, है ना। मिलन्स टेस्ट प्रोटीन के लिए होता है। तो इस टाइप के सवाल आपके सामने बन सकते हैं। अगला, आयोडीन टेस्ट ऑफ स्टार्च विच कलर ऑफ पीपीटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ब्लू ब्लैक कलर का पीपीटी बनता है। ठीक है, तो ब्लू आ जाएगा आंसर, है ना। थोड़ा कलर में एडजस्टमेंट कर लेना। आप बोलो सर ब्लैक तो लिखा ही नहीं यहां पर, ब्लू ब्लैक मतलब ब्लू दिया है तो हम लगा देंगे, है ना, जैसे पीछे ब्लू वॉलेट होना चाहिए था वहां पर। चलिए, अमीनो एसिड प्रोटीन गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद, बताइए
अमीनो एसिड या प्रोटीन पॉजिटिव टेस्ट किसके साथ देते हैं? ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट होता है, नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। अगला, ऑब्जर्वेशन ऑफ रूमेंस पर्पल इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ, बताइए रूमेंस पर्पल किसके लिए होता है? अब आप देखो, रूमेंस पर्पल अमीनो एसिड के लिए होना चाहिए, लेकिन अब देखो ऑप्शन में अमीनो एसिड दिया ही नहीं है, तो हम मान के चलेंगे भैया प्रोटीन हो गया, है ना, हम ये मान लेंगे कि भैया प्रोटीन हाइड्रोलाइज हो गया, अमीनो एसिड करके टेस्ट दे देगा। आप बोलोगे सर पीछे तो आपने बोला था कि जो रूमेंस पर्पल वाला निनहाइड्रिन टेस्ट था, उसमें आपने जब दूसरा ऑप्शन था, है ना, तो वो लगा दिया था आपने, ब्यूरेट वाला। अब यहां ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, प्रोटीन ही दूंगा, प्रोटीन ही दूंगा, प्रोटीन। अमीनो एसिड होता तो अमीनो एसिड लगा देते। अगला बताइए, प्रोटीन व्हेन हीटेड विद HNO3 गिव्स अ येलो कलर, दिस इज, बताइए क्या है ये? ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट है, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन कराते हो ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट में, ठीक। अगला देखिए, मॉलिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्शन ऑफ, कार्बोहाइड्रेट के लिए किया जाता है ना, पर्पल रिंग बनती ना, दो लिक्विड के जंक्शन पर पर्पल रिंग बनती है। तेज बनती है किसमें? मोनोसैकेराइड में। स्लो बनती है किसमें? डाइसैकेराइड में, ठीक है। अगला, ब्यूरेट टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, ब्यूरेट टेस्ट कौन नहीं देता है? कार्बोहाइड्रेट नहीं देता, प्रोटीन देगा, पॉलीपेप्टाइड देगा, यूरिया भी दे सकता है ब्यूरेट टेस्ट, क्योंकि NH2CO उसमें भी होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड बाय मॉलिस टेस्ट? बेटा आप ये पॉज कर करके ट्राई भी करना है ना, मेरे साथ साथ चलने से बेटर है कि आप सवाल आए पॉज करो, सोचो, फिर उसके बाद आओ, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड बाय मॉलिस टेस्ट? नाइट्रो कंपाउंड, सुगर, अमीन्स एंड प्राइमरी अल्कोहल। सुगर्स के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। अगला देखो, द रिएजेंट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के डिटेक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज करते हो? ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट है ये, HNO3 वाला। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिएजेंट यूज टू आइडेंटिफाई ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए कौन सा किया जाता है? भैया अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट टॉलरेंस टेस्ट है ग्लूकोज का। समझ गए? इतने आसान आसान से हैं ये, बस एक बार पढ़ लेना इनको पॉज करके और आंसर आ जाएगा। ब्यूरेट टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, बताओ कौन नहीं देता? कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, ठीक है। ये रिपीट हो गया क्या दूसरा? ब्यूरेट टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, हाँ ये रिपीट हो गया, यहां से हटा देता हूं। समझ गए आप सवालों को देख करके? एक अंतिम सवाल और कर लो, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन्स? मिलन्स टेस्ट, मॉलिस टेस्ट, ब्यूरेट टेस्ट नहीं। मॉलिस टेस्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, बाकी सारे होते हैं। मिलन्स टेस्ट वाला तो आपका पिंक कलर आता है, इसमें लास्ट में लिखा था अपन ने, है ना। ब्यूरेट टेस्ट वाला वॉयलेट कलर हो गया, निनहाइड्रिन वाला वॉयलेट विद 1 डिग्री अमीनो एसिड और येलो विद 2 डिग्री, प्रोलीन के लिए 2 डिग्री अमीनो एसिड के लिए येलो, ठीक है। तो ये कहानी थी आपकी टेस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल की। आइए अब अपन इसके PYQ कर लेते हैं, है ना। चलिए मैं पॉज, मतलब आप पॉज कर लेना, ट्राई कर लेना, पॉज कर करके ट्राई करेंगे। द रिएजेंट विद विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव द करस्पॉन्डिंग टेस्ट, बताइए। पॉज करके ट्राई करेंगे, हर एक सवाल में पॉज करना है आपको, PYQ है ना, हर सवाल में पॉज करना है बेटा। जो कह रहा हूं वो करोगे तो सीख जाओगे, फ्लो में चलोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी रफ्तार थोड़ी ज्यादा रहेगी, ऑब्वियसली रिकॉर्डेड में रफ्तार ज्यादा रहती है। तो आप पॉज करके ट्राई करेंगे, पॉज, अरे कर लो भाई, मैं भी दिखूंगा स्क्रीन पर। पॉज, ट्राई। चलिए, टॉलरेंस रिएजेंट, सिप्स रिएजेंट, HCN, NH2H और NaHSO3। सिप्स रिएजेंट और NaHSO3 टेस्ट आपने नहीं कराया ग्लूकोज में, है ना, यानी कि B और E आ जाएगा, A आंसर आपका आ जाएगा, बाकी सारे आपने करा रखे थे। अगला देखें जरा, नेक्स्ट बोले, अ यूनिट फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट ऑफ बेस टू 1 प्राइम पोजीशन ऑफ सुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। एकदम सही बात है, यहां पर आपका सुगर है और यहां पर आपका बेस है, तो बेस प्लस सुगर क्या होता है? ये न्यूक्लियोसाइड ही तो होता है, न्यूक्लियोसाइड ही तो कहलाता है ये। देखिए जरा, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरस एसिड। बेटा ये गड़बड़ हो गया, फॉस्फोरस नहीं होता, यहां पर एक एसिड होता है, एक होता है, ठीक है। 5 प्राइम पोजीशन तो ठीक है ना, लेकिन एक होता है ये। तो स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए, सॉरी, स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है, डी आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पॉज कर करके ट्राई करेंगे। अगला, पॉज करें, ट्राई करें। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग टाइप के एंजाइम अलग अलग रिएक्शन में होते हैं। जैसे ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल के लिए जाइमेज लेते हो आप, सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रक्टोज के लिए इन्वर्टेज लेते हो आप, इस तरीके से, है ना। माल्टोज से ग्लूकोज के लिए माल्टेज लेते हो आप।
एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, बिल्कुल सही है। बायो कैटलिस्ट होते हैं, बिल्कुल सही है। लाइक केमिकल कैटलिस्ट एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। एंजाइम क्या करते हैं, अगर बिना एंजाइम के ये ग्राफ है तो एंजाइम के साथ ये ग्राफ होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। एंजाइम्स आर पॉलीसैकेराइड, ये गलत है। एंजाइम पॉलीसैकेराइड नहीं होते, एंजाइम होते हैं हाई मॉलिक्यूलर मास प्रोटीन, ठीक है, डी आ जाएगा आंसर, चेक करते जाना आप, है ना। अगला, द आरबीसी डेफिशिएंसी, आरबीसी डेफिशिएंसी इज डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ, किसका होता है ये, विटामिन बी 12 होता है आरबीसी वाला, है ना, तो ये विटामिन की कमी से होता है ये। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, पॉज कर करके ट्राई करना, है ना। इट कंटेन 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इट इज रिड्यूसिंग शुगर, इट इज एल्डोपेंटोज, इट इज एल्डोहेक्सोज। बेटा एल्डोपेंटोज इनकरेक्ट पूछा है। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6, तो हेक्सोज तो आना ही चाहिए, पेंटोज तो नहीं आना चाहिए, है ना। और बहुत आसान सवाल है पीवाईक्यू में, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज ऑस्टियोमेलेसिया, मतलब याद करो जरा, हड्डियों की बीमारी होती है ये, और हड्डियों की कमी वाला कौन सा है, विटामिन डी वाला है, ठीक है। अगला, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस क्या देता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी, देखो चेक करो, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, ये बनता है बी, समझे बात। अगला देखिए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमीनो एसिड, अलानिन, टायरोसिन, लाइसिन और सेरिन, देखना जरा। अलानिन में तो मिथाइल ग्रुप होता है ना। टायरोसिन में होता है CH2PHOH पैरा पोजीशन पर। लाइसिन में होता है भैया बेसिक, बिल्कुल सही बात है, सी आंसर आ रहा होगा आपका, ठीक, लाइसिन सी आ जाएगा। सेरिन में तो बेटा ये होता है CH2OH, है ना। चलिए अगला सवाल, द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, मैंने आपको 12 लिखाए थे, उन्हीं में से कोई ना कोई पूछा जा सकता है, बताइए। तेरे शहर में ग्वाला, है ना, याद करें जरा, तेरे शहर में ग्वाला, ठीक, तो नॉन एसेंशियल में ये आ गए, और इसके आगे क्या आता था, फेरी वाला, लेने आई लगान, ठीक है, और लाइसिन भी आता है आपका, स्टार लगाया था मैंने। तीसरा जो सेट लिखवाया था 4-4 का, उसमें लाइसिन और आर्जिनिन एसेंशियल थे, और दोनों एसिडिक वाले एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड जो था वो क्या था, नॉन एसेंशियल, है ना। इनमें से चेक करना, वैलिन, ल्यूसिन, लाइसिन एसेंशियल है, अलानिन नॉन एसेंशियल है, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म ज़्यूटाराइन, जिसमें 2 पोल हो, और 2 पोल वाला देख लो, चेक कर लो, ग्लाइसिन आएगा, देखो। एनिलीन तो है नहीं, क्यों, क्योंकि एनिलीन में तो PHNH2 होता है, एसिड एनिलाइड में PHNHCOCH3 होता है। एसिडिक और बेसिक ग्रुप आपको यही मिलेंगे, देखो, ग्लाइसिन, अमीनो एसिड जो है वो ज़्यूटाराइन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बेंजोइक एसिड में तो एसिडिक ग्रुप मिलेगा। क्लियर एकदम बात, आसान है कि नहीं ये चैप्टर। द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, बताइए, पॉज करके ट्राई करिएगा। अमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 अल्फा लिंकेज, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है मालिक, है ना। अमाइलोज है 1,4 अल्फा लिंक एंड 1,6 बीटा, तो होता ही नहीं है, अमाइलोज में गैलेक्टोज तो होता ही नहीं है। अमाइलोपेक्टिन 1,4 अल्फा लिंक एंड 1,6 बीटा लिंक तो होती नहीं है। स्टार्च बेटा पूरा का पूरा अल्फा लिंक से मिलकर बना होता है, सेल्यूलोज होता है बीटा वाला, है ना। चलूं आगे, चलिए पॉज करके ट्राई करना है आपको, द करस्पॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ नेम ऑफ द फॉलोइंग एल्डोल्स, ठीक है। मुझे इसके ऑप्शन यहां पर दे रखे, मतलब मुझसे क्या पूछा गया, ऑप्शन से चेक करें। आपसे कैपिटल डी और कैपिटल एल फैमिली पूछी गई है, और एराइथ्रोज और थ्रियोज पूछा गया है, सही बात है। चलिए आइए, मुझे एक बात बताइए, डी और एल कैसे निकालोगे, यहां से लास्ट कायरल कार्बन में OH राइट साइड है तो डी हो गया, ये भी डी हो गया, ये वाला क्या हो गया, एल हो गया, और ये वाला भी एल हो गया। ये हो गया एराइथ्रोज, ये थ्रियोज, ये एराइथ्रोज और ये थ्रियोज, ठीक है। तो डी राइथ्रोज डी थ्रियोज, एल राइथ्रोज एल थ्रियोज, ठीक है। डी राइथ्रोज डी थ्रियोज, एल राइथ्रोज एल थ्रियोज, ये आएगा, ठीक है। दोनों OH अगर सेम साइड है तो राइथ्रो, और अपोजिट आ गए तो थ्रियो। अगला देखें, इन प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस अमीनो एसिड आर लिंक्ड टुगेदर बाय, बताइए वेरियस अमीनो एसिड कैसे जुड़ते हैं। प्रोटीन में वेरियस अमीनो एसिड A1 A2 A3, याद करो जरा, A1 A2 A3 ये सब कैसे जुड़े हुए हैं, बताइए। ये सब जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, ठीक। अगला देखिए, विच वन गिवन बिलो इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग कौन सी है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है, बाकी माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज जितने भी मोनोसैकेराइड है सारे रिड्यूसिंग होते हैं। डाइसैकेराइड में माल्टोज, लैक्टोज रिड्यूसिंग होता है, सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है।
क्लियर? अगला देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरएनए एंड डीएनए रेस्पेक्टिवली, पॉज करके ट्राई करेंगे। पहला ऑप्शन बेटा आपसे कह रहे हैं द सुगर कंपोनेंट इन आरएनएज अराबिनोज, बिल्कुल गलत बात है, अराबिनोज तो आता ही नहीं है। द सुगर कंपोनेंट इन आरएनएज राइबोज एंड सुगर कंपोनेंट डीएनएज 2-डीऑक्सीराइबोज, एकदम सही है। अराबिनोज तो होता ही नहीं है, अराबिनोज तो कहीं से भी नहीं आता, ठीक है, अराबिनोज तो कहीं से भी नहीं आता। बी आंसर आ जाएगा। चलिए अगला, डी ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन एंड यील्ड एन ऑक्सिम, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सिम विल बी। याद करो जरा, ग्लूकोज का ऑक्साइम कौन सा होता है? चार ऑप्शन को देखो पॉज करके। ग्लूकोज में होता है नीचे से HOH HOH OHH HOH, मुझे यहां पर दिख रहा है, देखो HOH HOH OHH HOH, और यहां पर ऑक्साइम बनता है, चेक कर लीजिए, सही है। अब आप मुझे बताइए कितने बच्चों के सारे सही है? पिछले 10 साल के मैंने करा दिए, और पीछे के अगर आपको करना हो तो आप अपनी तरफ से कर सकते हो, है ना? क्लियर एकदम बात? अब जेईई मेन के कर लेते हैं 2024 के, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके बताना, मैं देखूंगा भाई इस लेक्चर के कमेंट ठीक है, कमेंट करके आप बताना कितने बच्चों के सारे सवाल सही हैं पीवाईक्यूज के। जेईई मेन के पीवाईक्यूज करते हैं, इसके बारे में भी आप बताइएगा। पहला सवाल क्या कह रहा है आपसे, पॉज करके ट्राई करना। अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड है ATGCTTCA, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बताना है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? अपन ने आगरा कैंट से याद कर रखा था, ए और टी का 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा बन रहा होगा? देखिए जरा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी आएगा, तो ए की जगह टी कर दीजिए, टी की जगह ए कर दीजिए, जी की जगह सी कर दीजिए, सी की जगह जी कर दीजिए, टी की जगह ए, टी की जगह ए, सी की जगह जी, और इसकी जगह टी। तो ये आ जाएगा टक गाट कट, टक गट गट, है ना? तो देखिए जरा क्या आंसर आ गया, टक गाट, बी आंसर आ जाएगा, ठीक है, बी आंसर आ जाएगा। अगला पॉज करके ट्राई करना है, अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा गैलेक्टोज, करें 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 ट्राई करें। अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा गैलेक्टोज ये क्या है बेटा? ये एपीमर है। अल्फा ग्लूकोज और अल्फा गैलेक्टोज जो है वो C4 एपीमर होते हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में C4 वाले कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, ठीक है, और दो अलग अलग कंपाउंड है तो एपीमर होंगे। तो 1 का आ जाएगा मालिक 4, और 1 का 4 कहां कहां दिख रहा है? मुझको यहां दिख रहा है। बी का 3, मतलब 1 का 4 तो यहां दिख रहा है, बी का 3 दिख रहा है, सी वाला चेक कर लो, सी। अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा फ्रक्टोज क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर होंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो सी का तो बेटा 1 आ जाएगा, और डी का 2 आ रहा है क्या? चेक कर लो। अल्फा ग्लूकोज और अल्फा राइबोज होमोलॉग्स है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राइबोज जो होता है उसमें 5 कार्बन होते हैं और ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, क्लियर है? तो वो एक CH2 ग्रुप बढ़ जाएगा तो होमोलॉग्स हो जाएगा। अगला बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज? डी ग्लूकोज का एनेंशियोमर होता है एल ग्लूकोज, डी ग्लूकोज का एनेंशियोमर होता है एल ग्लूकोज, ठीक है। तो डी ग्लूकोज कैसा होता है देखें जरा, आप पॉज करके ट्राई करना। डी ग्लूकोज कैसा होता है? डी ग्लूकोज बेटा, डी ग्लूकोज ऐसा होता है HOH HOH OHH और HOH, ये डी ग्लूकोज है। इसका आप मिरर इमेज ले लो तो एल ग्लूकोज, तो ये वाले दोनों OH लेफ्ट आ जाएंगे, ये राइट आ जाएगा, ये लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को ए वाले में दिख रहा है, यहां कुछ नहीं लिखा मतलब H होगा ये, ठीक है, इधर H होंगे, क्लियर है आसान? अरे बहुत आसान है यार। चलिए अगला सवाल ट्राई करिए पॉज करके, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई किया जाए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ पॉजिटिव टेस्ट विद निनहाइड्रिन? बताइए, निनहाइड्रिन किसका टेस्ट होता है? प्रोटीन का टेस्ट होता है ना, प्रोटीन या अमीनो एसिड का टेस्ट होता है। सेल्यूलोज तो होगा नहीं, क्योंकि सेल्यूलोज तो आपका पॉलीसैकेराइड होता है। स्टार्च होगा नहीं, पॉलीविनाइल क्लोराइड एक पॉलीमर होता है ना, मतलब अगर आप इसको देखना चाहो तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। सेल्यूलोज तो बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है ना, बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है ये, और स्टार्च है जो अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो भैया याद करो जरा, एग एल्बुमिन जो है वो प्रोटीन है, एग एल्बुमिन प्रोटीन है, तो प्रोटीन का टेस्ट होता है ये, ठीक है। अगला देखें जरा, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स, पॉज करके ट्राई करेंगे, पॉज करके ट्राई करेंगे। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। तो एंजाइम्स आर नॉन स्पेसिफिक एंड कैन कैटलाइज डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन, ये गलत है। इनकरेक्ट में एक ही आ गया, ठीक है, मतलब बी वाला आ गया इनकरेक्ट में। मोस्ट एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, हाई मॉलिक्यूलर मास प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो करेक्ट है, हाई मॉलिक्यूलर मास होते हैं, तो सी तो नहीं होगा।
सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, सी नहीं तो डी, ये आंसर आ जाएगा, बी एंड डी। डी वाला चेक कर लेते हैं। एंजाइम्स ऑक्सीडेज कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ना। माल्टोज से ग्लूकोज बनाना है तो माल्टेज लेते हो आप, माल्टेज लेते हो, ऑक्सीडेज नहीं, माल्टेज लेते हो, तो सी आंसर आएगा। ठीक है, चलें आगे। अगला देखें जरा, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में क्या इनकरेक्ट है? ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हैविंग एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, यही तो इनकरेक्ट है भैया। ग्लूकोज क्यों सॉल्युबल है? एल्डिहाइड की वजह से थोड़ी, एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा भैया। ग्लूकोज में एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, OH ग्रुप होते हैं, तो ऑक्सीजन से H जुड़ा है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ना। CH होगा तो H कार्बन से जुड़ा है, ऑक्सीजन का H हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा बेटा। ठीक है, ग्लूकोज रिमेन इन मल्टीपल आइसोमेरिक फॉर्म, बिल्कुल सही बात है, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म, ओपन फॉर्म। ग्लूकोज एल्डो एक्सो से सही है। ग्लूकोज इज वन ऑफ द मोनोमर ऑफ सुक्रोज, ये भी करेक्ट है, आपको इनकरेक्ट चाहिए था। अगला देखें, 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय लिंकेज बिटवीन, बताइए 3 प्राइम एंड 5 प्राइम पर क्या बनता है बेटा? यहां बनता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनता है। ठीक है, ये आ जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनता है। ठीक, अगला पॉज करके ही ट्राई करना है। अच्छा, ये इसका ऑप्शन शायद आगे, आप तो यहीं करा दो, पॉज करके लिख लो, जल्दी से लिखो लिखो, करो भाई, सवाल सॉल्व करो। अगर तुम यहां तक पहुंच गए इसका मतलब सही जा रहे हो, चलते जाओ। स्टार्च क्या आएगा? न्यूक्लियोटाइड, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, अल्फा अमीनो एसिड। स्टार्च का आ जाएगा अल्फा ग्लूकोज, सेल्यूलोज का आ जाएगा बीटा ग्लूकोज, न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड, और बाकी क्या बचा? प्रोटीन अमीनो एसिड। 2 3 1 4 आ जाएगा आंसर, 2 3 1 4, 2 3 1 4, डी आ जाएगा। क्लियर है? अगला देखें, सुगर विच डज नॉट गिव रेडिश ब्राउन पीपीटी विथ फेहलिंग्स रिएजेंट, मतलब नॉन रिड्यूसिंग शुगर पूछ रहे हैं आपसे, तो ऑप्शन चमकता हुआ सुक्रोज दिखेगा, आप लगा देना। ठीक, अगला, फ्रॉम द विटामिन ए, B1, B6, B12, C, D, E, K द नंबर ऑफ विटामिन दैट कैन स्टोर्ड इन अवर बॉडी, कौन कौन से बॉडी में स्टोर हो जाते हैं? कीड़ा B12 बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो 5 आ जाएगा आंसर, कीड़ा वाले 4 और 1 आएगा B12। ठीक है, अगला पॉज करके आप ट्राई करें, पॉज करके ट्राई करें। ठीक, ग्लूकोज की रिएक्शन NaHCO3 के साथ तो होती नहीं है, क्यों? NaHCO3 तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ रिएक्शन देगा, ग्लूकोज में तो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसका मतलब नो रिएक्शन, तो ये तो 2 आ जाएगा। ग्लूकोज HNO3 के साथ ग्लूकैरिक या सैकरिक एसिड देता है तो 4 आ जाएगा। HI के साथ ग्लूकोज N-हेक्सेन देगा तो 3 आ जाएगा। ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोनिक एसिड, 2 4 3 1 आ जाएगा, 2 4 3 1, 2 4 3 1 बी आ जाएगा। ठीक, आई होप आप सभी लोगों के सही आ रहे होंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बस इतने ही थे 2024 में। अब आप एक काम करिएगा, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए नीट वाले PYQ में से कितने सही है, और जेईई मेन के PYQ में से कितने सही है, दोनों कमेंट करना है। ठीक है, आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का पहले बेसिक समझ लेते हैं क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी कई टाइप की होती है ना, मैं आपको पहले इसका थोड़ा बेसिक समझा देता हूं, फिर बॉइलिंग पॉइंट आपके लिए बहुत काम का है, वो बताऊंगा है। फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉल्युबिलिटी होती है और डेंसिटी होती है। ये 4 फिजिकल प्रॉपर्टी आप यूजुअली देखते हो। डेंसिटी तो सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछता हूं बताइए इसकी डेंसिटी बताइए और इसकी डेंसिटी बताइए, तो आप बोलोगे ये ज्यादा है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। डेंसिटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है अगर आप पीरियड टेबल से कनेक्ट करते हो, मतलब मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, यहां क्या करोगे? यहां मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा दो, तो वेट बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डेंसिटी एकदम क्लियर है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो क्या होता है? सॉल्युबिलिटी में क्या होता है? अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, और हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होता है? कार्बन चेन। हाइड्रोफोबिक पार्ट या कार्बन चेन बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ये कहानी है। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ कार्बन आप बढ़ाते जाओगे तो नंबर ऑफ कार्बन यानी कि आप हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ा रहे हो, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे मान लो मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूं, जैसे ये है, ठीक है, और एक सवाल लिखता हूं ऐसा, बताओ किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, किसकी कम? इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है, आप लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की जो चेन है
आप देखिए ये हाइड्रोफोबिक पार्ट आप बढ़ा रहे हो, और हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। यहां हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या है, कम है। सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं, सॉल्युबिलिटी की। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट यानी कि कार्बन की चेन बढ़ाना, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है क्रिस्टल लैटिस एनर्जी पर, क्रिस्टल लैटिस एनर्जी पर। क्रिस्टल लैटिस एनर्जी मतलब जो अच्छे से पैक हो जाए, यानी कि स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगी, है ना, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। या आप ऐसे बोल दो, पैकिंग अगर अच्छी होगी, पैकिंग अगर ज्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे पैरा आइसोमर्स, अगर बेंजीन की बात करूं, पैरा आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि पैरा आइसोमर में सिमेट्रिकल होता है भाई। पैकिंग ज्यादा किसकी होगी, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की पैकिंग ज्यादा अच्छे से होगी, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस बात पर, मॉलिक्यूलर वेट पर। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मॉलिक्यूलर वेट सेम आ गया है, तो हमें यहां देखना होता है ब्रांच। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच। ब्रांच बढ़ाओगे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि ब्रांच के बढ़ा देने से मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप एक्वायर करता है। ब्रांच बढ़ेगा तो स्फेरिकल शेप में आएगा, और स्फेरिकल शेप में आएगा तो लेस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, तो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रांच ज्यादा मतलब स्फेरिकल शेप एक्वायर कर लेगा, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं ये और ये, तो बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, इसलिए हमने पहले ये लगाना है ना, पहले ये लगाना उसके बाद ये लगाना, ठीक। जैसे मान लो अगर मैं एक एग्जांपल देता, यहां 4 कार्बन यहां 5 कार्बन, तो बेटा यहां कार्बन से खेल लेते, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, नंबर ऑफ कार्बन सेम तो ब्रांच बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट में अगर लिखना हो, जैसे मान लो अगर मैं आपको पैरा आइसोमर दे दूं और ऑर्थो आइसोमर दे दूं, तो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा बेटा, ऑर्थो आइसोमर का, समझे। और सर बॉइलिंग पॉइंट और किस बात पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट पे तो करता है, ये ब्रांच पे भी करता है, और साथ में एक और फैक्टर होता है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, ठीक है, इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जैसे एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, अल्काइल हैलाइड से ज्यादा होगा, ठीक है, और अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज्यादा होगा। क्यों होगा, यहां हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। यहां क्या हो रहा है, डाइपोल इंटरेक्शन, डीपीडीपी, क्योंकि पोलर है ये, और अल्केन्स आर नॉन पोलर, तो नॉन पोलर है यानी कि आईडीपी, ठीक है। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, सीधी सी बात है, समझ गया। पूरा बेसिक है ये, इसमें कुछ बहुत नई बात नहीं है, कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ रखी होंगी चीजें, ठीक है। तो मैं आपको एक काम करता हूं ना, सवाल करवाता हूं, सवाल से सीख लो, काम हो जाएगा आपका। सवाल कर लो जितने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सारे कर लो, और क्या, ठीक। पीवाईक्यू तो आई था इस पे एक बॉइलिंग पॉइंट का, देखिए अरेंज द फॉलोइंग इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बताइए सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन देखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन देखना है। सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन देखना है। तो एन ब्यूटेन में 1 2 3 4 कार्बन, एन पेंटेन में 1 2 3 4 5 कार्बन, 2 मिथाइल ब्यूटेन में 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। प्रोपेन ये हो गया, 2 डाई मिथाइल ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, पहले कार्बन चेक करो, 5 कार्बन 5 कार्बन 5 कार्बन 4 कार्बन, तो ए सबसे पीछे आएगा, ए वाला सबसे पीछे आएगा क्योंकि कार्बन कम है। पहले कार्बन देख लो। अब आप बताओ, ये स्ट्रेट चेन है, यहां एक ब्रांच यहां 2 ब्रांच, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सी वाले का आएगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सी वाले का, उसके बाद बी वाले का, क्योंकि एक ब्रांच है यहां 2 ब्रांच है। ब्रांच बढ़ता है सरफेस एरिया कम हो जाता है, स्फेरिकल शेप एक्वायर कर लेता है, सरफेस एरिया कम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका जो है वो ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। हाँ सही है, ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सी वाले का, फिर बी वाले का, फिर डी वाले का, लास्ट में ए वाले का। अगला सवाल देखो, एन पेंटेन आइसोपेंटेन नियोपेंटेन, ध्यान से देखिएगा। एन पेंटेन ये हो गया, आइसोपेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन ही होता है, और नियोपेंटेन 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। बताइए किससे मैच करा दूं, आप पॉज करके ट्राई कर लो, और क्या किससे मैच करा दूं। 309 केल्विन आएगा आपका बी वाला, ये पेंटेन का ये बी आ जाएगा,
ज्यादा है ना ये, फिर 301 आ जाएगा सी, और फिर उसके बाद ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, ये आ जाएगा, सिंपल एकदम यार, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला देखो, अमंग आइसोमेरिक पेंटेन 2,2-डाइमिथाइल पेंटेन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बताइए, आइसोमेरिक पेंटेन्स में बात करना। आइसोमेरिक पेंटेन मतलब एक ये ले लो, दूसरा आप ये ले लो, और तीसरा ये कह रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो ये आएगा, इनका क्या कहना है, इनका कहना हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है क्या? भाई साहब पागल हो गए हो क्या? गलत बात है। ब्रांचिंग डज नॉट अफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट, बताइए, ये भी गलत है। अरे ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, हाँ क्या लिखा है ये? तो बोथ असर्शन एंड रीजन रॉन्ग, बोथ ए एंड आर नॉट करेक्ट। अगला सवाल, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब अल्काइल हैलाइड भी आ जाए तो भी टेंशन नहीं, सेम वैसे ही सोचना है। पहले आप मॉलिक्यूलर वेट से सोचो, उसके बाद ब्रांच से सोचना। बताओ, पहले देख लो कितने कार्बन और ब्रोमीन है, 1 2 3 4 कार्बन है और एक ब्रोमीन, 1 2 3 4 कार्बन ब्रोमीन, 1 2 3 4 कार्बन ब्रोमीन। ठीक है, अब आप बताओ, ब्रांच बढ़े तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जावे, ब्रांच बढ़े तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जावे, तो सबसे ज्यादा लीनियर वाला आएगा, तो बी वाला सबसे ज्यादा आएगा, आगे आंसर। उसके बाद एक ब्रांच, उसके बाद 2 ब्रांच, है ना, सी आ जाएगा। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, आपको बताना है बॉइलिंग पॉइंट। मुझे बताओ, पहला वाला है 1 आयोडोब्यूटेन, 1 आयोडोब्यूटेन, दूसरा है 1 ब्रोमोब्यूटेन, तीसरा है मान लिख 1 क्लोरोब्यूटेन, और चौथा है ब्यूटेन। पहली बात तो ये कि ब्यूटेन सबसे पीछे, क्यों? ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, पोलर वालों का ज्यादा होगा। ब्यूटेन भैया सबसे पीछे कर देना आप, ब्यूटेन सबसे पीछे कर देना। और मुझे बताओ, पहले मॉलिक्यूलर वेट सोच लो ना, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन में मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली आयोडीन का, तो आयोडीन वाला आगे कर दो, हो गया काम, आगे आंसर ए। देखो, आयोडीन वाला पहले आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर क्लोरीन आएगा। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ना, क्योंकि वान डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक, अगला देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बताओ, ध्यान से देखना जरा, 1 ब्रोमो इथेन, 1 ब्रोमो इथेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन और ब्रोमोबेंजीन। अब मुझे एक बात बताओ, मॉलिक्यूलर वेट किसका सबसे ज्यादा? भैया ब्रोमोबेंजीन का, तो ब्रोमोबेंजीन सबसे आगे आ जाएगा। देखो, ब्रोमोबेंजीन सबसे आगे आ जाएगा भैया, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। उसके बाद आप देख लो, 4 कार्बन, 3 कार्बन, 2 कार्बन, सीधा ऑर्डर लिखा हुआ है ये। ठीक है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन, ये आ गया डी आंसर, यही ऑर्डर लिखा हुआ है ये। लो, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। समझ गया ना खेल क्या है? बस यही सवाल आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी में। इतने दिनों से तुम चिल्ला रहे थे सर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये है फिजिकल प्रॉपर्टी, देख लो। ठीक है, ये है सवाल इसके। अगला देखो जरा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड बताएं, पॉज करके ट्राई करें आप, है ना। बॉइलिंग पॉइंट देखें जरा, RI RBr RCl RF, बिल्कुल सही बात है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, है ना। अगला देखें जरा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आर कंसिडरेबली हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड पोलर होते हैं, हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होते हैं, पोलर वाले ज्यादा अट्रैक्शन रखते हैं कंपेरिजन टू नॉन पोलर, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी आंसर लगाएंगे अपन, है ना। करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो पोलरिटी है इसका, ठीक है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अगला देखें, अरेंज द फॉलोइंग। बताओ जरा, बताना जरा ध्यान से, अब तो आप कर लोगे इस टाइप के सवाल, सारे कर लिए एग्जाम्पलर में, कोई सवाल आएगा इन्हीं में से ही आएगा, है ना। प्रोपेन वनॉल देखो जरा, ये है, ब्यूटेन वनॉल ये है, ब्यूटेन टूऑल ये है, और पेंटेन वनऑल ये है। 1 2 3 4 5, एक और लगा दो। मुझे बताओ सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है? पेंटेन वनॉल का। तो भैया क्या चाहिए आपको? पेंटेन वनॉल सबसे ज्यादा चाहिए, पेंटेन वनॉल, पेंटेन वनॉल, ये हटाओ ये हटाओ। अब बताना जरा, प्रोपेन वनॉल सबसे पीछे आएगा, प्रोपेन वनऑल सबसे पीछे आएगा, बिल्कुल सही। अब देखो, ब्यूटेन वनॉल और ब्यूटेन टूऑल में ब्यूटेन वनॉल आगे आएगा, क्योंकि ब्यूटेन टूऑल में तो ब्रांच आ गई, ब्यूटेन वनॉल लीनियर है, ब्यूटेन टूऑल में ब्रांच आ गई, फिर कम हो जाएगा ना बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच बढ़ने से। हाँ, ये आंसर आएगा, हो गया काम, बहुत बढ़िया। एक काम और कर दूं क्या मैं यहां पर? अब जब यहां तक पहुंच ही गए हैं, तो मैं आपको पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स बता देता हूं, उसके सवाल ऐड कर लेता हूं, 1 मिनट रुक जाओ बस।